नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 18। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 17 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? आपको बताना है प्रारंभिक जो जैन साहित्य था दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन देखिए, पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या फिर तमिल। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? जो प्रारंभिक जैन साहित्य था दोस्तों वो किस भाषा में लिखा गया था? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को जो है दोस्तों मुख्य रूप से दो भागों में आपका बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं आपके? दो भाग हैं, एक तो है आपका श्वेतांबर साहित्य और दूसरा है दिगंबर साहित्य। ठीक है, एक है आपका श्वेतांबर, ठीक है, एक हो गया श्वेतांबर साहित्य और दूसरा हो गया आपका दिगंबर साहित्य। ठीक है, इसको भी साथ में याद रखेंगे। और जैन साहित्य में दोस्तों आपने पढ़ा होगा आगम ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, ये चीजें आती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी, यानी कि प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वो किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता था? आपको अब बताना है दोस्तों, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देखिए, मेधी, वेदिका, हर्मिका या फिर अड्डा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2 का मेधी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे कि जो बौद्ध वास्तुकला में जो स्तूप है, स्तूप की परिक्रमा के लिए बनाए गए मार्ग को क्या कहा जाता है? मेधी कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, रानी रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी? आपको बताना है रुद्रमा देवी किस वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी। ऑप्शन देखिए, काकतीय वंश, यादव वंश, चालुक्य वंश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रमा देवी दोस्तों ये किस वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर काकतीय वंश। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों काकतीय वंश की, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो काकतीय वंश दोस्तों ये 12वीं से 14वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक जो है ये वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाला एक कैसा था? ये दक्षिण भारतीय राजवंश था। ये कैसा काकतीय वंश कैसा था? ये था आपका दक्षिण भारतीय राजवंश। दक्षिण भारतीय राजवंश, ठीक है। ये कहाँ फैला था? तो याद रखें वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाला ये एक दक्षिण भारतीय राजवंश था दोस्तों। इसने शासन किया था 12वीं से 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों रुद्रमा देवी की। तो रुद्रमा देवी दोस्तों इसी काकतीय वंश की जो है महिला शासिका थी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि काकतीय वंश के और कौन से प्रसिद्ध शासक रहे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए काकतीय वंश की एक तो आपका रुद्रमा देवी हो गया, साथ ही साथ काकतीय वंश से जो प्रसिद्ध शासक थे उनका नाम याद रखना है, रुद्रदेव प्रथम। ठीक है, रुद्रदेव, रुद्रदेव प्रथम हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों गणपति देव का। ठीक है, गणपति देव। और साथ ही साथ याद रखना है आपको महादेव। ये सब दोस्तों ये आपके प्रसिद्ध शासक रहे हैं काकतीय वंश के। ठीक है, साथ ही साथ नाम याद रखेंगे रुद्रमा, ठीक है, रुद्रमा देवी। ये सारे जो हैं दोस्तों काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक रहे, इनके नाम आपको
याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों काकतीय वंश मैंने बताया आपको 12वीं से 14वीं शताब्दी तक वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाला एक दक्षिण भारतीय राजवंश था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, बी आर अम्बेडकर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों गुलामगिरी किसने लिखी है। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, याद रखेंगे ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बात करें दोस्तों गुलामगिरी की, जो ये गुलामगिरी पुस्तक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है, ये आप याद रखेंगे ज्योतिबा फूले ने लिखा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, ये गुलामगिरी जो है दोस्तों कब प्रकाशित हुई, याद रखेंगे 1873। ठीक है, 1873 में प्रकाशित हुई दोस्तों गुलामगिरी। और साथ ही साथ दोस्तों जो गुलामगिरी पुस्तक है ये जाति व्यवस्था से संबंधित इसमें लिखा गया है दोस्तों, यानी कि जाति व्यवस्था के अन्यायों के खिलाफ लिखी गई है दोस्तों, एक मौलिक रचना है ज्योतिबा फूले की। तो उसको याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रकाशित कब हुई ये जरूर याद रखें आप, ये भी आपको पूछा जा सकता है। 1873 में प्रकाशित हुई। चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपको बताना है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन देखिए, तात्या टोपे, वीर सावरकर, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 1857 ईस्वी का विद्रोह आप सभी ने पढ़ा है। तो लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बेगम हजरत महल। ठीक है, और ये अवध की शासिका थी, ये भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। आपको बताना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। ऑप्शन देखिए, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, रेले आयोग या फिर सार्जेंट योजना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों, रेले आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। रेले आयोग यानी कि रेले कमीशन कब बना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जो रेले कमीशन है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई कब की गई, 1902 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रेले आयोग या रेले कमीशन की स्थापना कब हुई, 1902 में हुई। किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना, ये भी याद रखेंगे। इस रेले कमीशन की जो स्थापना की गई दोस्तों, किसने की, लॉर्ड कर्जन ने। किसने की, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों रेले आयोग की स्थापना की। और क्यों की दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा है दोस्तों, इसकी स्थिति और जांच के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो रेले कमीशन की स्थापना कब हुई, 1902 में हुई, याद रखेंगे। किसने की स्थापना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। और जो रेले आयोग है दोस्तों, इसको क्यों इस आयोग की स्थापना की गई, तो याद रखेंगे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और जांच के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करेंगे, दक्कन पास पड़ता है। तो दक्कन पास दोस्तों कहाँ पड़ता है बताना है, भारत एवं श्रीलंका के बीच, बी ऑप्शन देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, या उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच, या फिर बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, डंकन पास। तो डंकन पास पड़ता है दोस्तों बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। आपको बताना है भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है। ऑप्शन देखिए 7, 9, 10, 11।
क्या राइट हो जाएगा इसमें? भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्य जो है तट रेखा पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे जो आपका तट रेखा है यहाँ पर याद रखेंगे, ऐसे आप समझे। ठीक है, मैप के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक है, गुजरात हो गया। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र। उसके बाद गोवा। ठीक है, गोवा हो गया। उसके बाद कर्नाटक हो गया। ठीक है, कर्नाटक के बाद आपका केरला हो गया। ठीक है, केरला के बाद तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ठीक है, तो 9 आपको याद रखने हैं। ये 9 जो राज्य हैं दोस्तों, ये तट रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? आपको बताना है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो है भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका? 23.5 डिग्री दक्षिण, या फिर आपका 0 डिग्री, या फिर आपका 23.5 डिग्री उत्तर। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका ग्लोब है, ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो ये बांटती है दोस्तों इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक, यहाँ से आपका दोस्तों, यहाँ से 23.5 डिग्री जो है, ये वाली जो रेखा है, ये है आपका 23, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर। ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा ना, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर जो है दोस्तों, ये वाली जो रेखा है, ये भारत को जो है दोस्तों लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है, यानी कि कौन सा चैनल अलग करता है? तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल जो है पृथक करता है, इनके अलग करता है? ऑप्शन देखिए, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पार्क स्ट्रेट, या फिर मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? अंडमान द्वीप को दोस्तों निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 10 का दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों किसे कहते हैं? आप सभी ने पढ़ा है। ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना, भाग 4, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का? भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डीपीएसपी है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं आपके भाग 4 में। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 है, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ये है आपकी 11। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी
वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात हो, केवल आयात या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या फिर न तो निर्यात हो न ही आयात हो। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों, इसमें न तो निर्यात होता है और ना ही इसमें आयात होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात हो और न ही आयात हो। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम बात हो रही है राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसने किया था? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या फिर BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रहा। ऑप्शन देखिए, 128वां स्थान, 129वां, 131वां या फिर 145वां। क्या रहेगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान रहा दोस्तों, कौन सा रहा? 131वां स्थान रहा भारत का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां स्थान भारत का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और वीडियो दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।